तो मूवी नर्ड्स, आज हम देखेंगे एक ऐसे धुरंधर की कहानी जो हौसला, ईंधन और बदले से पूरे पाकिस्तान को हिला के रख देता है। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द स्टोरी। फिल्म की शुरुआत होती है जसकीरत सिंह रांगी के खुशहाल परिवार को दिखाकर। जस्सी अपने माँ बाप और 2 बहनों के साथ रहता है। वो फिलहाल आर्मी कैंप में ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर रहा होता है। हम जान पाते हैं कि उसके पिता और दादा दोनों ही फौज में रह चुके हैं, मतलब देशभक्ति उसकी रगों में दौड़ती है। अब कहानी सन 2000 में आती है, जहां हम जस्सी को अपने बेस्ट फ्रेंड पिंडा के साथ देखते हैं। पिंडा के पिता ड्रग्स बेचने का इल्लीगल धंधा करते हैं और वो सारा माल इलाहाबाद के गैंगस्टर आतिफ अहमद से खरीदते हैं। लेकिन इस बार माल खरीदने के लिए यहाँ पिंडा और जस्सी आते हैं। ड्रग्स के साथ साथ वो AK-47 जैसी गन्स की भी डिमांड रखते हैं। अब सामान मिलने के बाद ये लोग वापस पठानकोट आकर सीधा MLA सुखविंदर के घर पहुंचते हैं। वहाँ बाहर पिंडा आखिरी बार जस्सी को अंदर जाने से मना करता है, लेकिन जस्सी उसकी एक नहीं सुनता और गन लेकर सीधा छत के रास्ते घर में घुस जाता है। एक एक करके वो इन लोगों को मारना शुरू करता है और मारते वक्त वो इनसे सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा था कि मेरी बहन कहाँ है। यहाँ पर रिवील होता है कि उसकी बहन इन्हीं लोगों के कब्जे में है और इसलिए सबको खत्म करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। इसके बाद फाइनली वो अपनी बहन जसलीन तक पहुँचता है। उसे ऐसी दर्दनाक हालत में बंधा देखकर वो टूट चुका था, इसलिए दोनों गले लगाकर रोने लगते हैं। इसके बाद जस्सी को कोर्ट में पेश किया जाता है। यही से हमें असली सच का पता चलता है। दरअसल एक लैंड डिस्प्यूट के चलते MLA सुखविंदर सिंह और जस्सी के पिता के बीच झगड़ा हुआ था। अब एक दिन जस्सी की अनुपस्थिति में MLA के लोग इनके घर पर हमला बोलते हैं और जस्सी के पिता को ब्रूटली मारकर पेड़ से लटका दिया जाता है। यहाँ तक कि 12 लोग उसकी बहनों के साथ असॉल्ट करते हैं, जिसमें से एक बहन को मार देते हैं और दूसरी बहन जसलीन को बंधक बनाते हैं। अब जस्सी जब घर लौटता है तो उसके लिए मंजर काफी दर्दनाक था, इसलिए बदले की आग में अंधा होकर वो विधायक के 12 लोगों को खत्म करता है और अपनी बहन को छुड़ाकर घर लाता है। अब कोर्ट में जसकीरत को 7 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन इस घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जज उसे फांसी की सजा भी सुना सकते हैं। अब जेल जाने से पहले आखिरी बार वो अपनी माँ को गले लगाता है और पिंडा को जसलीन से शादी करने और माँ का ख्याल रखने बोलता है। अब कहानी 2002 में आती है, जब जस्सी को सेंट्रल जेल में ट्रांसफर करने वाले होते हैं। तभी अचानक उसकी वैन पर हमला होता है। पहले तो लगता है कि ये विधायक के लोग हैं, लेकिन बाद में रिवील होता है कि जस्सी को कस्टडी से निकालने का काम इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइजर अजय सन्याल का है। यहाँ जस्सी भी सन्याल को देखकर काफी शॉक हो जाता है। अब सन्याल उससे एक डील करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी फांसी रोक सकता हूँ, साथ ही सरकार से जस्सी की फैमिली को हर महीने फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन इसके बदले उसे एक मिशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। टूटा हुआ जस्सी पहले तो मना करता है, लेकिन सन्याल के समझाने पर वो मान जाता है और फिर ठान लेता है कि स्पाई बनकर ही सही, लेकिन देश के लिए मर मिट जाएगा। इसके बाद जस्सी को प्रॉपर रॉ की ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सन्याल उसे ये भी बताता है कि अगर कभी तुम्हारी जान पर बनाए तो पाकिस्तान में एक आदमी है जो तुम्हारी नैया पार लगवा सकता है, लेकिन तुम शायद कभी उससे मिलोगे नहीं। इसके बाद सन्याल उसे उसके हैंडलर का कोड भी देता है, जो कि ऑब्वियसली जूस शॉप ओनर आलम ही होते हैं। इसी के साथ जसकीरत का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। उसे हमजा वाली नई आइडेंटिटी के साथ अफगानिस्तान भेजा जाता है, जिसके बाद वो पाकिस्तान पहुंचकर रहमान डकैत का खात्मा करता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी में सत्ता की कुर्सी खाली हो गई थी। हर कोई लियारी का किंग बनना चाहता है। सबसे पहले नाम सामने आता है अरशद पप्पू का, जो पहले सिर्फ रहमान से डरता था, लेकिन अब उसके जाते ही खुद को लियारी का अगला बादशाह अनाउंस कर देता है। दूसरी तरफ उजैर पूरा गुस्से से भरा हुआ है। वो किसी भी सूरत में SP असलम को खत्म करना चाहता है, लेकिन यही हमजा उसका दिमाग घुमा देता है। हमजा इधर रिजवान को बुलाता है, जो कि कभी अरशद पप्पू की गैंग का हिस्सा था, मगर उधर गद्दारी करके वो अरशद की सारी इन्फॉर्मेशन उजैर को दे देता है। वो कहता है कि असली मास्टरमाइंड असलम नहीं बल्कि अरशद पप्पू है। हमजा भी उजैर को समझाता है कि अगर बदला लेना ही है तो उस पर निकाल, क्योंकि वही लियारी का अगला किंग बनने वाला है। उजैर हमजा की बात मानकर अरशद पप्पू पर फुल स्केल अटैक कर देता है। उसके सारे ठिकाने बर्बाद किए जाते हैं और उसके आदमियों को एक एक करके खत्म कर दिया जाता है। दूसरी तरफ से लियारी टास्क फोर्स और SP असलम भी अरशद की गैंग पर हमला करते हैं, लेकिन अरशद की लोकेशन अब भी गुप्त थी, इसलिए जमील उसे बहला फुसलाकर बाहर निकलवाता है। आखिर में उजैर सबके सामने अरशद पप्पू को ब्रूटली मार देता है, यहाँ तक कि उसके सर के साथ फुटबॉल भी खेलता है और इसी के साथ अनाउंस करता है कि लियारी का असली बादशाह अब से वो है। लेकिन हम देखते हैं कि हमजा सीक्रेटली उजैर की इस हैवानियत का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ये क्लिप्स लीक होकर मिनिस्टर्स तक भी पहुंचती है और उजैर अब उनके रास्ते में कांटा बन चुका था। इसलिए SP असलम के कहने से ये लोग प्लान करते हैं कि सबसे पहले ये लोग कुछ इनोसेंट बलोच स्टूडेंट्स को उठाकर एनकाउंटर करेंगे, ताकि मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट हो जाए।
उसके बाद फिर ये उजैर के अगेंस्ट वारंट निकालेंगे और उसे जेल डालने से पहले ही खत्म करेंगे। एनीवेज, इधर उजैर अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसे तो सिर्फ असलम का सर चाहिए, लेकिन हमजा उसे रियलिटी समझाता है कि अब उसके खिलाफ एटीए वारंट निकल चुका है, तो पुलिस नहीं बल्कि रेंजर्स आएंगे और वो लोग सोचते नहीं सीधा शूट कर देते हैं। ऐसे में हमजा उजैर को किसी तरह दुबई भाग जाने के लिए कन्विंस कर लेता है। यहीं पर रिवील होता है कि असल में हमजा और जमील की मिली भगत है। उनके प्लान के मुताबिक उजैर सेफली कराची से दुबई तो पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो लैंड करता है दुबई पुलिस उसे तुरंत अरेस्ट कर लेती है। अब उजैर के अरेस्ट होते ही हमजा धीरे धीरे सब कुछ अपने हाथ में लेना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो वो जमील के पास जाकर उसे कहता है कि पीएपी पार्टी अब डूबने वाली है, अगर पावर में रहना है तो अब एमएमपी यानी मुस्लिम मूवमेंट पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ वो अकेला नहीं, वो जमील से भी पार्टी ज्वाइन करवाना चाहता था। जमील भी मौके का फायदा उठाने वालों में से है, इसलिए वो भी जरवारी की पीएपी छोड़कर एमएमपी के नवाज के साथ हाथ मिला लेता है। फाइनली इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं और जीत होती है एमएमपी पार्टी की, जिसका पूरा क्रेडिट हमजा और जमील को दिया जाता है और इसके चलते हमजा और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। उधर बलोचिस्तान में शिरानी साहब उसे शेर बलोच का किताब देते हैं, जो कि पहले कबीर रहमान डकैत के पास था। अब ऑफिशियली हमजा हिलारी का किंग बन चुका होता है और धीरे धीरे पूरे कराची पर उसका कंट्रोल हो जाता है। अब स्टोरी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड होती है। सियासत के साथ साथ हमजा की पर्सनल लाइफ भी काफी परफेक्ट चल रही थी। उसकी बीवी यालीना उसके साथ खुश है और दोनों को एक प्यारा सा बेटा भी होता है। दूसरी तरफ हम मेजर इकबाल को अपने घर पर देखते हैं। घर पर इकबाल का अपने पिता द्वारा बेहद इंसल्ट होता है। आगे मेजर इकबाल हमजा को बुलाता है और बताता है कि बड़े साहब उससे मिलना चाहते हैं। हमजा इकबाल और जमील के साथ उनसे मिलने जाता है और यहाँ रिवील होता है कि वो बड़े साहब और कोई नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम है, एकदम बुढ़ा और बीमार शख्स, लेकिन पावर अब भी उसी के हाथ में है। बिस्तर पर पड़े पड़े ही वो सारे बड़े डिसीजंस लेता है। अब दाऊद इन लोगों को अपना प्लान समझाने लगता है। वो कहता है कि कराची से एक बार फिर से पंजाब में ड्रग्स भेजे जाएंगे और इस पूरी ऑपरेशन की जिम्मेदारी वो हमजा को सौंप देता है। साथ ही एसपी असलम माल को बॉर्डर के उस पार पहुंचाने में हमजा की मदद करेगा। अब हमजा तो ड्रग्स का धंधा नहीं करता, लेकिन अपनी कवर आइडेंटिटी बचाने के लिए उसे एक काम एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब पंजाब से कुछ लोग ड्रग्स लेने के लिए पाकिस्तान आते हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए हमजा एयरपोर्ट पहुंचता है। यहीं पर उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। उन्हीं लोगों में से एक होता है उसका पुराना दोस्त पिंडा, लेकिन सरप्राइजिंगली पिंडा उसे पहचानता ही नहीं। अब ये ड्रग्स की डील आगे बढ़ती है। इसी सिलसिले में सब लोग जहूर मिस्त्री के पास पहुंचते हैं, जो कि एकदम खतरनाक टेररिस्ट है और उसे ने कांधार हाईजैकिंग करवाई थी, लेकिन अब वो ड्रग्स नेटवर्क संभालता है। जहूर और इकबाल की मौजूदगी में दोनों पार्टियों के बीच डील फाइनलाइज होती है। इसके बाद हम हमजा के घर पर पार्टी का सीन देखते हैं। पार्टी में एसपी असलम हमजा को उजैर के बारे में वार्न करता है। असलम कहता है कि उजैर को जल्द ही दुबई से पाकिस्तान की जेल में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन ऐसा होने से पहले हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। तभी इनकी बातचीत के दौरान वहाँ पिंडा आकर हमजा को बाथरूम तक छोड़ने बोलता है। बाथरूम में आकर भी पिंडा ड्रग्स ही ले रहा था और नशे से धुत हालत में वो हमजा को जस्सी कहकर पुकारता है। असल में पिंडा ने जस्सी को एयरपोर्ट पर ही पहचान लिया था और अब तक वो बस अनजान बने रहने का नाटक कर रहा था। पिंडा पूरी तरह नशे में पागल होकर हमजा पर वार करने लगता है और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। हमजा उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक पिंडा का पैर फिसल कर वो बाथ टब से टकराता है और एक्सीडेंटली वहीं पर वो समाप्त हो जाता है। ये देखकर हमजा सदमे में चला गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, लेकिन तभी वहाँ आलम भाई आते हैं। वो हमजा के हैंडलर होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी है। वो जानते थे कि अगर हमजा पकड़ा गया तो पूरा ऑपरेशन धुरंधर मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए वो एक प्लान बनाकर हमजा को यहाँ से भगा देते हैं। थोड़ी देर बाद जब पिंडा की बॉडी मिलती है तो वहीं पर आलम भाई पकड़े जाते हैं। अब सबको पता चल चुका था कि आलम एक इंडियन एजेंट है, इसलिए वो लोग आलम को मार मार कर सारी इन्फॉर्मेशन उगलवाने की कोशिश करते हैं। तभी हमजा वहाँ पर आकर धड़ाधड़ गोली मारकर आलम भाई को खत्म कर देता है और गुस्से में तेज तेज चिल्लाता है कि मेरे ही घर में घुसकर मेरे ही मेहमान को मार दिया, ऐसी गुस्ताखी की सजा मौत ही होती है। और गुस्से में हमजा वहाँ से निकल लेता है। हमजा की ऐसी हरकत देखकर एसपी असलम को उस पर शक होने लग गया था। उसे पता था कि हमजा पहले आलम के शॉप पर काम किया करता था, यानी दाल में जरूर कुछ काला है। इसलिए पार्टी से बाहर आकर असलम तुरंत ही अपने जूनियर ऑफिसर उमार को हमजा की तहकीकात करने बोलता है। तभी हम देखते हैं कि बालकनी में खड़ी यालीना ने ये सारी बातें सुन ली थी, जिसके बाद वो भी अपने घर में छानबीन करने लगती है। तभी उसे टूटी हुई शीशी और एक डायरी मिलती है जिसमें पाकिस्तान के कई बड़े लोगों का नाम था। वो रियलाइज करती है कि हमजा सच में एक इंडियन एजेंट है जो उसके देश को बर्बाद करने के लिए आया है। दूसरी तरफ हम हमजा को आलम की दुकान पर रोते हुए देखते हैं।
फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आलम भाई ने ही पिंडा की मौत का इंजाम अपने सर पर ले लिया और उन्होंने हमजा और मिशन की सुरक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था और हमजा को भी मजबूरन उन्हें खत्म करना पड़ा, वरना ये लोग उन्हें यातनाएं देकर सारी जानकारी निकलवाते। आलम भाई जाते जाते बस इतना कहते हैं कि कोई मुझे याद रखे न रखे, बस तुम इस बरेली के पैकेट मार को हमेशा याद रखना। यही सारी बातें याद करते हुए हमजा फूट फूट कर रोने लगता है। बाद में हमजा जब अपने घर पर पहुंचता है तो वहाँ यालीना उस पर गन ताने खड़ी थी। वो सीधा हमजा से सवाल करती है कि क्या वो एक इंडियन एजेंट है, जिस पर हमजा इनकार नहीं करता बल्कि उसे सारा सच बता देता है। साथ ही ये भी कहता है कि मैं बस चुन चुन कर सिर्फ तुम्हारे देश के आतंकवादियों को ही खत्म कर रहा हूँ जो हम दोनों के देशों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सुनने के बाद यालीना थोड़ी शांत हो जाती है और हमजा को वार्न करते हुए कहती है कि एसपी असलम को उस पर शक है, तो जो भी करना है वो जल्द से जल्द निपटाओ। दूसरी तरफ उजैर को दुबई से पाकिस्तान वापस लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही असलम उसे निपटाने की प्लानिंग करता है। ऊपर से उसे हमजा पर भी शक हो चुका था, इसलिए वो अपनी जगह उमर को भेज देता है और खुद हमजा को मारने के लिए निकल पड़ता है। बट वो इस बात से अनजान था कि हमजा ने तो पहले से ही उसकी फील्डिंग लगा रखी थी। दरअसल टास्क फोर्स में हमजा का खबरी उसे सारी जानकारी दे रहा था। ऊपर से हमजा ने शिरानी साहब को भी उनके पोते के एनकाउंटर का सच बता दिया, तो बदले की आग में वो भी हमजा से हाथ मिला लेते हैं। अब प्लान के मुताबिक ही शिरानी का एक आदमी अपने एक्सप्लोजिव से भरी कार असलम की गाड़ी से टकराता है और इसी ब्लास्ट में एसपी असलम समाप्त हो जाता है। दूसरी तरफ उजैर जिंदा रहता है, मगर उसे इधर भी उम्र कैद की सजा मिलती है। हमजा खुद उससे मिलने जाता है, लेकिन साफ साफ दिख रहा था कि वो बस एक फॉर्मेलिटी कर रहा है। उसके रास्ते से कांटे धीरे धीरे करके साफ हो रहे थे, लेकिन आगे की प्लानिंग करने से पहले हमजा दुबई जाकर सन्याल और बंसल के साथ मिलता है। आलम के बारे में सुनकर वो भी काफी दुखी थे। सन्याल हमजा से कहता है कि अब तुम एक फ्री मैन हो, तो हौसला, ईंधन और बदला ये सब ध्यान में रखकर फैसला लेना और अपने वतन के लिए जहूर मिस्त्री जैसे आतंकवादियों को खत्म कर देना, ताकि ये लोग इंडिया में दहशत फैलाने की कभी सोचे भी नहीं। जाते जाते हमजा सन्याल को वार्न कर देता है कि 60,000 करोड़ की फेक करेंसी नेपाल से होकर यूपी के आतिफ अहमद तक पहुंचेगी। ये सुनकर सन्याल काफी टेंशन में आता है और फिर बंसल को ऑपरेशन ग्रीन लीफ एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे देता है। ऑपरेशन ग्रीन लीफ के चलते इंडिया में 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन अनाउंस होता है, यानी 500 और 1000 के नोट बंद हो जाते हैं। इस न्यूज से पाकिस्तान का पूरा नेटवर्क हिल जाता है, क्योंकि उनकी फंडिंग सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई थी। ये पूरा फेक करेंसी नेटवर्क खनानी ब्रदर्स यानी जावेद और अल्ताफ खनानी हैंडल करते हैं। अब अल्ताफ को तो यूएस वालों ने पकड़ के अरेस्ट कर लिया था और यहाँ जावेद भी ये न्यूज सुनकर पैनिक करने लगता है। ऐसे में वो हमजा को फैक्ट्री में बुलाकर उसकी मदद मांगता है, बट हमजा तो उसका शिकार करने आया था, इसलिए मौका देखकर वो जावेद खनानी को मार मार कर छत से फेंक देता है और फिर सारे इलीगल नोट्स जलाकर वहां से निकल जाता है। अब ऑफिशियली हमजा को फ्री हैंड मिल चुका है, इसलिए वो रिजवान के साथ मिलकर सारे टेररिस्ट और उनके हैंडलर्स को एक एक करके एलिमिनेट करना शुरू कर देता है। पाकिस्तान की जनता को समझ नहीं आता कि ये सब कौन कर रहा है, बस एक के बाद एक लोग मरते जा रहे थे। इधर उमर का शक हमजा पर बढ़ने लगता है, लेकिन हमजा अपना गेम काफी चालाकी से खेल रहा था, इसलिए उमर को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। अब आखिरकार हमजा पहुंचता है जहूर मिस्त्री तक, वही आदमी जो कांधार हाईजैकिंग में इन्वॉल्व था और जिसने इंडिया को, स्पेशली सन्याल को चैलेंज किया था कि जो भी बिगाड़ना है वो बिगाड़ के दिखा। बट इस बार हमजा उसे सीधा नहीं मारता। सबसे पहले वो अजय सन्याल को वीडियो कॉल पर लाता है और फिर सन्याल उसके मुंह से भारत माता की जय ये बुलवाता है, जिसके बाद हमजा जहूर को शूट करके खत्म कर देता है। अब हमजा का नेक्स्ट टारगेट है मेजर इकबाल, लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं था। एक दिन इकबाल हमजा को कॉल करके दाऊद के यहाँ बुलवाता है। ऐसे में हमजा प्लान करता है कि मौका मिलते ही वो दाऊद को निपटा देगा। प्लान सिंपल था, हैंडशेक के जरिए दाऊद को खत्म करना, लेकिन इस बार वेपन होगा एक स्पेशल पॉइजन जिसका नाम है डाइमेथाइल मर्क्यूरी। डीआरडीओ का बनाया ये जहर जो सिर्फ स्किन टच से ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और इंसान को साइलेंटली खत्म कर देता है। अब हमजा दाऊद से मिलने जाता है। वह दाऊद काफी गुस्से में था, एज उसके काफी सारे लोग मारे जा रहे थे। ऊपर से फंडिंग की भी तंगी हो चुकी थी, इसलिए वो इंडिया पर एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा था। वो लश्कर तैयबा से 40-50 ट्रेन लोग मांगता है जो इंडिया में जाकर मासिव तबाही मचा सके, और इन सबको वेपन सप्लाई करने की जिम्मेदारी हमजा को दी जाती है। अब रूम से निकलते वक्त हमजा दाऊद से हैंडशेक करने जाता है, मगर एक नर्स आकर उसका हाथ हटा देती है और वो दाऊद को मारने में असफल रहता है। बाद में घर जाकर हमजा यालीना से मिलता है और उसे कहता है कि वो एक बहुत बड़ा काम करने वाला है, जिसके बाद इन्हें हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए उसने पहले ही वैनकूवर में रहने का बंदोबस्त कर दिया था। अब यालीना को अगले दिन के टिकट्स देकर वो वहाँ से अपने मिशन के लिए रवाना हो जाता है। हमजा के जाने के तुरंत बाद उसके घर पर ओमार पहुंच जाता है और यालीना के बेटे के सर पर गन रखकर उससे पूछता है कि क्या हमजा एक इंडियन एजेंट है। यालीना कुछ नहीं बोल पाती,
लेकिन उमार सब समझ चुका था, इसलिए वो बिना वक्त गवाए इकबाल को इन्फॉर्म करता है कि हमजा ही असल में इंडियन एजेंट है। ये सुनकर इकबाल का खून खौल उठता है और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो अपने बाप को ही खत्म कर देता है। अब अगले दिन हमजा वेपन्स लेकर इकबाल के पास पहुंचता है, जहां लश्कर के लोगों को ये हथियार भरे बॉक्सेस सौंप दिए जाते हैं। वहां इकबाल हमजा को मस्जिद के अंदर ले जाता है और अचानक उसकी पीठ में चाकू से लगातार वार करने लगता है। वो हमजा से कहता है कि इंडियन एजेंट्स को मैं इतनी आसान मौत नहीं देता, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने में मुझे ज्यादा मजा आता है। जिस पर हमजा हंसते हुए उसको और भी ज्यादा उकसाता है। अब इकबाल जैसे ही उसे मारने वाला था, तभी वहाँ एक बहुत तेज धमाका होता है। फ्लैशबैक में हमें हमजा का असली गेम समझ आता है। उसने शिरानी साहब के साथ मिलकर पहले ही उन हथियार के बॉक्सेस में बम रखवाए थे और सारे बलोची लोग आर्मी की यूनिफॉर्म में बाहर छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही रिजवान ने बॉम्ब का ट्रिगर दबाया, ये बलोची लोग इकबाल के आदमियों पर हमला कर देते हैं और इनके बीच एक घमासान वॉर छिड़ जाता है। उधर अंदर हमजा साजिद और उसके साथी को ब्रूटली खत्म कर देता है। बाद में इकबाल के साथ उसकी हाथापाई होती है, जिसमें दोनों ऊंचाई से गिरते हैं, लेकिन बाहर आकर भी इन दोनों के बीच इंटेंस फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को लगभग खत्म ही कर देते हैं, लेकिन उनका एक फाइनल फेस ऑफ बैटल दिखाया जाता है। इकबाल हमजा को बहुत बुरी तरह पीटता है, लेकिन हमजा का हौसला और बदला लेने का जुनून उससे कई ज्यादा मजबूत था। आखिर में हमजा इकबाल को पकड़ ही लेता है और इसके दोनों पैर काट देता है और ईंधन भरे टैंकर पर फेंक कर उसमें आग लगा देता है। इसी खौफनाक मंजर के साथ इकबाल का चैप्टर यही क्लोज हो जाता है। इसके बाद घायल हुआ हमजा कैसे तैसे अपनी पत्नी यालीना को कॉल करता है। यालीना का रो रो कर बुरा हाल था। हमजा उससे कहता है कि एक आखिरी बार तुम्हारे लबों से अपना नाम सुनना चाहता हूँ, लेकिन हमजा नहीं, अपना असली नाम जसकिरत। दोनों समझ चुके थे कि इनकी आखिरी बात थी। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान आर्मी हमजा को पकड़ लेती है और उसे ब्रूटली तड़पाया जाता है, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी हमजा एक शब्द तक नहीं बोलता। जब ये बात अजय सन्याल तक पहुंचती है, वो सीधा पाकिस्तान के जनरल हसन को कॉल करते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर मेरे आदमी को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा इजराइल का सीक्रेट डील वाला वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। अब बदनामी के डर से हसन हमजा को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन सिस्टम उस पर शक न करे, इसलिए किसी न किसी को इंडियन एजेंट बनाकर उसे सजा तो देनी पड़ेगी। और यहीं पर हमजा उजैर बलोच का नाम देता है। दरअसल इसी दिन के लिए उसने उजैर को जिंदा जेल में रखा था। इसके बाद हमजा को सुरक्षित ले जाने के लिए एक कार आती है। उसमें जमील जमाली को देखकर हमजा सरप्राइज हो जाता है और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। असली धुरंधर तो जमाली निकले। वो पिछले 45 सालों से पाकिस्तान में अंडर कवर इंडियन एजेंट है और पॉलिटिक्स के थ्रू सिस्टम के अंदर घुसकर उन्होंने काफी तबाही मचा दी। जाते वक्त हमजा कहता है कि उसे सिर्फ एक अफसोस है कि वो दाऊद को खत्म नहीं कर पाया। तब जमील उसे दाऊद के साथ अपनी एक हैंडशेक वाली फोटो दिखाते हैं। दरअसल वो साइलेंट किलर पॉइजन जो हमजा यूज करना चाहता था, वो जमील पहले ही दाऊद को दे चुके थे। इसी वजह से दाऊद धीरे धीरे अंदर से खत्म हो रहा था। इसके बाद जमील उसे समझाते हैं कि उसे यालीना और अपने बेटे को भुलाना होगा और इसी में सबकी भलाई है। ये सुनकर हमजा काफी इमोशनल हो जाता है। अब फाइनली हम हमजा यानी जसकिरत को इंडिया में देखते हैं। वो सन्याल और बंसल से मिलता है और अपनी पूरी मिशन की रिपोर्ट देता है। दूसरे दिन सुबह उसकी डीब्रीफिंग होने वाली थी, मगर वो वहाँ पहुँचता ही नहीं, एज वो कब का अपने घर जाने के लिए निकल चुका था। इसके बाद हम जस्सी को पगड़ी पहने अपने पिंड में देखते हैं। दूर खड़ा वो अपनी माँ, बहन और भांजों को निहारता है, लेकिन उनसे मिलता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो एक बार अपनी फैमिली के पास चला गया तो उसका सारा राज खुल जाएगा। इसलिए वो चुपचाप बिना मिले ही वापस मुड़ जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे जसकिरत ने 2 साल तक रॉ की ट्रेनिंग ली थी। उसे फाइटिंग के साथ साथ उर्दू, एक्टिंग और केमिकल्स जैसी काफी सारी चीजें सिखाई गई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था बलिदान परमो धर्म। इसी के साथ जसकिरत की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक एजेंट की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम गुमनाम देशभक्तों की है जो अपनी पहचान, अपनी जान और अपने रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। कभी कभी असली जीत वो नहीं होती जो दुनिया देखे, बल्कि वो होती है जो खामोशी से देश को तबाही से बचा लेती है। इन महान वीरों को हमारा सलाम है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाती रहूं। जय हिंद।